Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the Serious Fraud Investigation Office के बारे में है। स्टूडेंट, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के द्वारा किसी एक केस के रिगार्डिंग में केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके फैमिली मेंबर से जो क्वेश्चन है वो किया गया। तो आप देखिए कि हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है, आपको इस ऑफिस के पर्सपेक्टिव से जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के बारे में तो आप देखिए कि कॉरपोरेट गवर्नेंस को इंश्योर करने के पर्सपेक्टिव से 2002 के समय इसको सेटअप किया गया था हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। कंपनीज एक्ट 1956 के थ्रू इनिशियल फेज के समय इसको सेटअप किया गया। आप देखिए कि लेटर फॉर्म के अंदर में आपको 2013 का जो कंपनीज एक्ट है उसके थ्रू भी इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, नरेश चंद्र कमेटी है, उसके रिकमेंडेशन के ही बाद में कॉरपोरेट गवर्नेंस को इंश्योर करने के पर्सपेक्टिव से इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो स्टूडेंट, जब भी कॉरपोरेट गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया जाता है तो आपको यहाँ पे यूपीएससी का जो हमारा एग्जामिनेशन है उसका जो GS4 का जो पेपर है मेंस एग्जाम का, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि GS4 के पेपर के अंदर में कॉरपोरेट गवर्नेंस है उसके बारे में मेंशन किया गया है सिलेबस के अंदर। आपको कॉरपोरेट गवर्नेंस के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चंस है वो भी पूछे जाते हैं एथिक्स के पेपर के अंदर में। तो आपको कॉरपोरेट गवर्नेंस के रिगार्डिंग में जो कमेटीज हैं, जो यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। स्टूडेंट, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिस है वो बेसिकली किस मिनिस्ट्री के अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर ये आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें कॉरपोरेट गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से तो आप देखिए कि कॉरपोरेट गवर्नेंस का जो डेफिनेशन है, एड्रियन कैडबरी नाम के एक पर्सन है, उनका एक डेफिनेशन है जिसको कि यूज किया जाता है कॉरपोरेट गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से कि कॉरपोरेट गवर्नेंस एक सिस्टम ऑफ कंपनीज है कि किस तरीके से जो सिस्टम ऑफ कंपनीज है वो डायरेक्ट करेंगे, उनको कंट्रोल किया जाएगा। जो रूल्स हैं, जो प्रैक्टिस हैं, जो कॉरपोरेट गवर्नेंस को इंश्योर करने के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं। आपसे एग्जामिनेशन के अंदर में कॉरपोरेट गवर्नेंस के अंदर में जो एथिकल परफॉर्मेंस है, जो एथिकल स्टैंडर्ड्स है, उसके रिगार्डिंग में जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे पूछे जाते हैं। आपको जो कमेटीज हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। आप देखिए कि इनिशियल फेज के अंदर 1996 के समय राहुल बजाज कमेटी है वो गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। राहुल बजाज कमेटी है, ये जो बजाज ग्रुप के जो हेड हैं उन्हीं के लीडरशिप के अंदर में। फिर स्टूडेंट 2000 के समय आपको जो कुमार मंगलम बिरला हैं, बिरला ग्रुप के जो पर्सन हैं, उनका जो लीडरशिप है, कुमार मंगलम जो बिरला हैं उनके लीडरशिप के अंदर एक कमेटी देखने के लिए मिलता है एथिकल हमारा जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है उसके पर्सपेक्टिव से। फिर आप देखिए कि 2002 के समय नरेश चंद्र कमेटी आता है, उसी के रिकमेंडेशन के ऊपर में सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया कॉरपोरेट गवर्नेंस के रिगार्डिंग में। नारायण मूर्ति हैं जो कि आप देखिए कि इन्फोसिस के फाउंडर हैं, तो नारायण मूर्ति का लीडरशिप के अंदर कमेटी बनता है 2003 के समय में। और स्टूडेंट 2017 के समय एक रिसेंट कमेटी जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था उसको हम जानते हैं उदय कोटक कमेटी के नाम से। जो कोटक ग्रुप के जो हेड हैं उदय कोटक, उनके लीडरशिप के अंदर में। तो आप देखिए कि इस तरीके से समय समय पे जो कमेटीज हैं वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। यहाँ पे एक नरेश चंद्र कमेटी है, उसी के रिकमेंडेशन पे ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। नारायण मूर्ति कमेटी है, नारायण मूर्ति कमेटी है ये 2003 के समय में। तो ये कमेटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के बारे में और भी जो इनके रिकमेंडेशंस हैं, कैसे एथिकल स्टैंडर्ड है उसको कैरी करना है कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर में। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के बारे में है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, इजराइल का जो डिफेंस फोर्सेज है उनके द्वारा आप देखिए कि यूएन का जो पीस मिशंस है उनका जो बेसिकली जो कैंपस है उसके ऊपर भी अटैक किया गया है। अगर हम डिस्कस करें लेबनान के स्पेसिफिक जो यूएन का पीस कीपिंग मिशन है उसके बारे में तो आप देखिए कि उसको यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान के नाम से जाना करते हैं, जिसको कि 1978 के समय कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। स्टूडेंट्स, वहाँ पे एक ब्लू लाइन का एरिया है जो कि इजराइल और लेबनान का जो बॉर्डर एरिया है उसको सेपरेट करता है। तो जो ब्लू लाइन है उस एरिया को क्रॉस करते हुए यूएन का जो पीस कीपिंग मिशन है उसके ऊपर अटैक किया गया। आप देखिए कि इंडिया का भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है पीस कीपिंग फोर्सेज के रिगार्डिंग में, बट इंडिया का कोई भी वहाँ पे जो बटालियन है या यूनिट है उसका प्रेजेंस नहीं है उस एरिया के अंदर में।
नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें कुछ कंट्रीज के द्वारा, आप देखिए कि एक रेजोल्यूशन भी प्रपोज किया गया जिसके अंदर कंडेम किया गया है इजराइल का जो ये डिफेंस फोर्सेज का जो इस तरीके का एक्टिविटी है पीस मिशंस के रिगार्डिंग में उनको। स्टूडेंट्स अगर हम इजराइल के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि इजराइल के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनसे यहाँ पे कहा गया है कि आप इन जो पीस मिशंस हैं उनको आप यहाँ पे विड्रॉल कीजिए। आप देखिए कि इजराइल के द्वारा यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनको भी बेसिकली बैन किया गया था, उनको इजराइल के द्वारा बैन किया गया है। तो ये डिफरेंट कुछ डेवलपमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। स्टूडेंट्स इजराइल के पर्सपेक्टिव से आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से होना चाहिए। आप देखिए कि यहाँ पे गाजा स्ट्रिप है वो सिचुएटेड है नॉर्दर्न पार्ट के अंदर, लेबनान है। स्टूडेंट्स लेबनान को सदर्न पार्ट के अंदर में यहाँ पे बेसिकली आप देखिए कि इजराइल के साथ में एरिया शेयर करता है। इसका जो ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ पे जो एरिया है वो आपको सीरिया के साथ में देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट सीरिया का इजराइल के साथ में भी एरिया शेयर होता है। यहाँ पे आप देखिए कि गोलन हाइट्स का एरिया है जो सी ऑफ गैलीली है, गोलन हाइट्स का एरिया है जो इजराइल के द्वारा अनेक्स कर लिया गया था 1970 से 1967 का जो वॉर का जो सिचुएशन है उस समय में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ईस्टर्न पार्ट की रिगार्डिंग में, यहाँ पे आप देखिए कि जॉर्डन रिवर है वो फ्लो किया करता है। उसी के वेस्ट बैंक के ऊपर सिचुएटेड जो वेस्ट बैंक का एरिया है जहाँ पे पैलेस्टीनियन कम्युनिटी का प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप देखिए कि सनाई पेनिनसुला है, साइनाई पेनिनसुला का एरिया आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि इजिप्ट का पार्ट है। इजिप्ट वैसे सिचुएटेड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर में है, बट यहाँ पे आप देखिए कि कुछ एरिया उसका एशिया के साथ में भी जो कनेक्टिविटी है वो सेटअप करता है। साइनाई पेनिनसुला का ही जो पार्ट है जहाँ से जो स्वेज कैनाल है वो पास करता है, जिसके ऊपर इजिप्ट का जो मेजर रेवेन्यू है या जो इकोनॉमी है उसका इम्पोर्टेंस आपको स्वेज कैनाल के रेवेन्यू के थ्रू ही देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स इजराइल के द्वारा एरिया शेयर किया जाता है रेड सी के साथ में भी। आप देखिए कि जो गल्फ ऑफ अकाबा है, गल्फ ऑफ अकाबा के थ्रू यहाँ पे रेड सी के साथ भी अपना जो एरिया है वो शेयर करता है इजराइल। और आप देखिए कि ईस्टर्न पार्ट के अंदर यहाँ पे आपको जो जॉर्डन नाम का जो कंट्री है वो सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स ये नाइबर कंट्रीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया। वेस्टर्न पार्ट के अंदर मेडिटेरियन सी है जो कि अपना डिफरेंट एक्टिविटीज़ की वजह से जाना करते हैं। विंटर के समय रेनफॉल हुआ करता है मेडिटेरियन क्लाइमेटिक कंडीशन के रिगार्डिंग में। और आप देखिए कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, मेडिटेरियन क्लाइमेटिक कंडीशन है, मेडिटेरियन सी के आसपास के जो कंट्रीज हैं वहीं पे ही आपको उसका प्रेजेंस देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे भी विंटर के समय जब बारिश होता है जिसको कि हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का नाम दिया करते हैं हमारे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में, आप देखिए कि यहाँ पे 2 डायरेक्शन के अंदर डिवाइड हुआ करते हैं हिमालयाज की वजह से। और स्टूडेंट्स आप देखिए कि यहाँ पे विंटर के समय जो बारिश रिसीव होता है जो कि हमारा जो रबी का जो क्रॉप है उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हुआ करता है। तो स्टूडेंट्स उस समय जो एयर है जो मॉइस्चर यहाँ पे गेन करता है वो आपको मेडिटेरियन सी या जो कैस्पियन सी का एरिया है वहीं से ही मॉइस्चर का जो गेन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इजराइल के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब आपको इजराइल के बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। नगेव डेजर्ट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। स्वेज कैनाल के बारे में आपको रीड करना चाहिए जब भी आपको समय मिले। और आप देखिए कि लास्ट टाइम G20 का जब मीटिंग हुआ था इंडिया के द्वारा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको प्रपोज किया गया था जिसका इजराइल भी एक इम्पोर्टेंट पार्टनर था। इजराइल का जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ पे हेपा नाम का एक पोर्ट सिचुएटेड है, उस हेपा पोर्ट के साथ ही लैंड के थ्रू कनेक्टिविटी किया जाता। और उसके बाद में आप देखिए कि मेडिटेरियन सी को यूटिलाइज करते हुए यूरोप के साथ में जो ट्रेड है उसके एक अल्टरनेटिव रूट को इंश्योर करना था स्वेज कैनाल को बाईपास करते हुए। तो ये कुछ लोकेशन के पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि एक पॉलिटिकल लीडर हैं मुंबई के अंदर में, उनको असैसिनेट कर दिया गया, उनके ऊपर अटैक किया गया जिसके अंदर उनका डेथ हुआ है। तो स्टूडेंट जो बिश्नोई गैंग है, बिश्नोई गैंग बेसिकली आप देखिए किसी भी सेक्ट को यूज़ नहीं करना चाहिए इस तरीके से। जो यहाँ पे लॉरेंस का जो गैंग है उसी का यहाँ पे मेन बिहाइंड में जो मर्डर के बिहाइंड में जो गैंग है उसका एक्टिविटी को पाया गया है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बिश्नोई जो कम्युनिटी है उसके पर्सपेक्टिव से। गुरु जम्बेश्वर नाम के एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनके द्वारा जो बिश्नोई सेक्ट है उसको इस्टेब्लिश किया गया था। आप देखिए उनके द्वारा ये जो नेम है जो बिश्नोई सेक्ट जो आपको देखने के लिए मिलता है, जो 20+ में 9 कुछ इस तरीके से जो रूल्स हैं वो उनके द्वारा बताए गए थे कि इन रूल्स को आपको फॉलो करना है। अगर आपको यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है जो उनके जो आप देखिए कि हमारा
एनिमल हस्बेंड्री है, उन सभी के साथ में आपको जो लाइफ को आप देखिए कि कोऑपरेट वे के अंदर कैरी करना है। तो स्टूडेंट जब हम 20+9 जो 29 है उसको हिंदी के अंदर जो प्रोनाउंस करते हैं तो आप देखिए कि हम जो 29 है 29 के नाम से बोला करते हैं। तो उसी 20+9 से जो 29 जो वर्ड है उसी से ये जो विश्नोई वर्ड है वो आपको देखने के लिए मिलता है, उसका जो डेवलपमेंट आने वाले समय के अंदर में। गुरु जम्बेश्वर का जो टाइम पीरियड के बारे में अगर हम डिस्कस करें 1451 से लेकर 1536 का वो समय है जब तक उनका जो टाइम पीरियड आपको देखने के लिए मिलेगा। गुरु जम्बेश्वर के नाम पे जो आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ राजस्थान है, गंगानगर हनुमानगढ़ का जो एरिया है, आप देखिए कि जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा है वहाँ पे आपको गुरु जम्बेश्वर से रिलेटेड काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन, उनके जो टेम्पल्स हैं उन सभी का प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलता है बिश्नोई कम्युनिटी से रिलेटेड। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे जो हरियाणा के अभी रिसेंटली असेंबली इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे जिनका जो डेट चेंज किया गया था उसके बिहाइंड में भी बिश्नोई कम्युनिटी का ही आप देखिए कि एक फेस्टिवल की वजह से जो डेट है उसको वहाँ पे चेंज किया गया था, कुछ 4 to 5 डेज का जो डेट है उसको एक्सटेंड किया गया था। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, काजीरंगा का जो फोटो है उसको यहाँ पे शो किया गया है। आप देखिए कि एलिफेंट को शो किया गया है कि टूरिस्ट सेशन है उसके लिए ओपन हुआ है यहाँ पे काजीरंगा जो पार्क है। स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे एलिफेंट्स के बारे में तो पहले हम एलिफेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आप देखिए कि स्टूडेंट्स एलिफेंट का जो ग्रुप हुआ करता है, सपोज कीजिए 20 एलिफेंट्स का ये ग्रुप है, तो इस ग्रुप को हेड किसके द्वारा किया जाता है, जो मदर एलिफेंट है उनके द्वारा यहाँ पे जो ग्रुप है उसको हेड किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स एलिफेंट का जो सोसाइटी है वो आपको मेट्रियार्कल सोसाइटी आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि मदर का जो यहाँ पे ग्रुप के द्वारा हेड किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, जो मदर्स का जो प्रेगनेंसी पीरियड है जो यहाँ पे एलिफेंट्स के वहाँ पे जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो भी आपको वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है वो देखने के लिए मिलता है। ये दोनों पॉइंट्स हैं यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स का जो एग्जाम है 2020 उस समय ये क्वेश्चन है वो पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स एलिफेंट के बारे में तो आप देखिए कि समय समय पे हमारे यहाँ पे सेंसस भी कंडक्ट हुआ करते हैं। सेंसस के अंदर स्टूडेंट जो कर्नाटका स्टेट है, नागरहोल जो वहाँ पे टाइगर रिजर्व का एरिया है जहाँ पे एलिफेंट भी पाए जाते हैं, कर्नाटका के अंदर में वन ऑफ द लार्जेस्ट आपको जो नंबर्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। फिर आप देखिए कि आसाम है जहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क सिचुएटेड है जो इंडिया का यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट के अंदर भी है नेचुरल कैटेगरी के अंदर। और आप देखिए कि यहाँ पे कर्नाटका है, कर्नाटका के बाद में आसाम है, फिर केरल का स्टेट है जहाँ पे एलिफेंट्स का जो प्रेजेंस है वो आपको लार्जेस्ट नंबर के अंदर में ये टॉप थ्री स्टेट्स है जहाँ पे उनका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलता है इंडिया के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके प्रोटेक्टेड स्टेटस के बारे में तो IUCN के अंदर में आप देखिए कि इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर रखा गया है। IUCN के अंदर इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर रखा गया है। स्टूडेंट्स अपेंडिक्स का आप देखिए कि जो साइट्स का जो अपेंडिक्स फर्स्ट है उसके अंदर इसको रखा गया है, शेड्यूल फर्स्ट के अंदर प्रोटेक्ट किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू में। 1992 का वो समय है, 1992 के समय आप देखिए कि प्रोजेक्ट एलिफेंट है उसको लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट को 1992 के समय लॉन्च किया गया। और भी आपको काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स देखने के लिए मिलते हैं। ह्यूमन बीइंग्स और एलिफेंट का जो कन्फ्लिक्ट ना हो, माइक इनिशिएटिव है। आप देखिए कि जो हनी बीज है उनको यूज किया जाता है काफ़ी बार ऐसे ह्यूमन हैबिटेशन के जो एरियाज है जहाँ पे एलिफेंट के द्वारा अटैक ना किया जाए, जो वाइल्ड एलिफेंट है उनके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एलिफेंट के ही पर्सपेक्टिव से, आप देखें कि यहाँ पे काजीरंगा को शो किया गया है। काजीरंगा जब हम वन हॉर्न राइनो को डिस्कस करते हैं, जब भी काजीरंगा न्यूज़ के अंदर हुआ करता है, अभी हमने 22 सितंबर का जो डे है जब काजीरंगा के वहाँ पे वन हॉर्न राइनो डे है उसको राइनो डे है उसको सेलिब्रेट किया गया। काजीरंगा के अंदर उसका प्रेजेंस है, स्पेशली जो इंडियन राइनो है उसका 70% पॉपुलेशन आपको काजीरंगा के अंदर ही देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स यहाँ पे काजीरंगा के बारे में तो काजीरंगा आप देखिए कि जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि आसाम के वहाँ पे 7 नेशनल पार्क हैं। आसाम के वहाँ पे कितने नेशनल पार्क हैं स्टूडेंट्स? 7। तो 7 नेशनल पार्क का नेम आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। क्या यहाँ पे जो 7 नेशनल पार्क हैं वो ये हैं कि दिहिंग पटकाई, डिब्रू सिकोवा है, काजीरंगा है, मानस है, क्या यहाँ पे नामेरी है, ओरांग है, रायमोना है, ये जब नेशनल पार्क हैं क्या ये आसाम के अंदर ही सिचुएटेड हैं? तो आपको यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट्स पता होना चाहिए आसाम के जो नेशनल पार्क हैं उनके बारे में।
तो स्टूडेंट जब भी हम आसाम का जो मैप है उसको यहाँ पे सपोज कीजिए आसाम का मैप है, यहाँ पे इस तरीके से जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो फ्लो करता है। स्टूडेंट्स ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है उसका आप देखिए कि जो लेफ्ट बैंक है वहाँ पे जो काजीरंगा है वो सिचुएटेड है। ब्रह्मपुत्रा रिवर यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क के इनसाइड एरिया से नहीं फ्लो करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी के द्वारा समय समय पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2014 के समय जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड के अंदर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि रामगंगा नाम का जो रिवर है उसके इनसाइड द नेशनल पार्क के थ्रू फ्लो करता है इस तरीके से। तो आप देखिए कि आपको अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कभी बार नेशनल पार्क के बारे में जो डेजर्ट के पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था 2020 का जो पेपर है उसके अंदर में, कि डेजर्ट नेशनल पार्क का जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कितने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वो सिचुएटेड है, 2 डिस्ट्रिक्ट एरिया के अंदर वो सिचुएटेड था और वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर भी था उस साल, तो इस वजह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपको यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में पता होना चाहिए। 4 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ में अपना एरिया शेयर करता है। मेजरली 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके साथ में अपना एरिया इसके द्वारा शेयर किया जाता है। जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसका नॉर्दर्न बाउंड्री है उसको क्रिएट करता है। 2 रिवर्स हैं यहाँ पे, दीपलू नाम का एक रिवर है, इसके अलावा आप देखिए कि मोरा धानसरी नाम का एक रिवर है जो इनसाइड द पार्क के थ्रू उनका जो फ्लो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में था, यूनेस्को का हेरिटेज साइट भी है नेचुरल कैटेगरी के अंदर में। इंडिया के यहाँ पे नेचुरल कैटेगरी के अंदर 7 साइट्स हैं स्टूडेंट, टोटल आपको 43 साइट्स आपको देखने के लिए मिलेगा। टोटल 43 साइट्स हैं हमारे कंट्री के अंदर में। आप देखिए कि पहले 42 हुआ करता था, बट आसाम के ही वहाँ पे जो अहोम एम्पायर है, अहोम एम्पायर के जो ब्यूरियल्स हैं उनको भी रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसको कि हम अहोम के जो मोडम्स हैं उनके नाम से भी जाना करते हैं। इंडिया के आप देखिए कि इनको आप जो पिरामिड का जो नाम है वो भी दे सकते हो, आपको डबल जो स्ट्रक्चर मिला करता है वहाँ पे अहोम के जो ब्यूरियल्स हैं। अहोम एम्पायर के डिसकंटिन्यूटी के बाद में जो ब्यूरियल्स का जो प्रैक्टिस है वो डिक्लाइन हुआ। हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग में उनके द्वारा ब्यूरियल का जो प्रैक्टिस है उसको कैरी आउट किया जाता है। अहोम एम्पायर जब भी डिस्कस करते हैं, लचित बारफुकान, बैटल ऑफ सराई घाट, ये सब आपको पता ही होना चाहिए। वेस्ट बंगाल के वहाँ पे प्रोटेस्ट के बारे में है तो वहाँ पे कंटिन्यूस डिस्कशन किया गया है, यहाँ पे डिस्कशन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि लद्दाख के वहाँ पे भी जो लद्दाख के जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक, उनके द्वारा लद्दाख भवन, आप देखिए कि दिल्ली के अंदर हर एक स्टेट का आपको जो हाउस है वो देखने के लिए मिलता है, तो लद्दाख भवन के अंदर में उनके द्वारा जो प्रोटेस्ट किया गया है, कुछ लोगों को डिटेंड किया गया है। यहाँ पे डिमांड क्या है? डिमांड यही है कि लद्दाख को स्टेटहुड दिया जाए, लद्दाख को आप देखिए कि 6 शेड्यूल के अंदर ऐड किया जाए, और भी कुछ डिमांड आपको देखने के लिए मिलती हैं। 6 शेड्यूल के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 ऐसे स्टेट्स हैं जो प्रेजेंट समय में 6 शेड्यूल के पार्ट हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टिफिशियल रेन के बारे में, सेंट्रल का जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है उनके द्वारा अलाउ नहीं किया गया है, अभी उनके द्वारा किसी भी तरीके का जो रिस्पॉन्स है वो नहीं बताया गया। आर्टिफिशियल रेन क्या है? आप देखिए कि किसी भी एयरप्लेन या हेलीकॉप्टर के थ्रू में आपको जो सिल्वर आयोडाइड है उनको स्प्रे किया जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर में, जिससे कि यहाँ पे जो क्लाउड है वो क्रिएट हो, जिसके थ्रू एक बारिश हो। बारिश की वजह से आप देखिए कि यहाँ पे जो भी एयर के अंदर में जो पोल्यूशन है वो यहाँ पे उसका जो डाउनफॉल हो, और एयर के अंदर में जो एटमॉस्फेयर के अंदर में जो पोल्यूशन लेवल है उसको डिक्रीज किया जा सके। वन ऑफ द अल्टरनेटिव है, काफ़ी जगह इसको यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल रेन सिल्वर आयोडाइड का आप देखिए कि स्प्रे किया जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें संताल जो परगना है उसके बारे में है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है उसके द्वारा अपना रिपोर्ट दिया गया, एनजीओज का जो रोल है वो बताया गया कि कैसे वहाँ पे डेमोग्राफी है वो चेंज हुआ है, बांग्लादेशी जो इन्फिल्ट्रेशन है उनका नंबर्स वहाँ पे इंक्रीज हुआ, जो ट्राइबल पॉपुलेशन वहाँ पे आप देखिए कि काफ़ी अच्छा उनका पॉपुलेशन हुआ करता था वो डिक्लाइन हुआ है प्रीवियस कुछ ईयर्स के अंदर में। संताल परगना का जो रीजन है जिसके अंदर कुछ झारखंड के कुछ डिस्ट्रिक्ट एरियाज हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है उसको क्रिएट किया गया था। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आपको देखने के लिए मिलेगा जिसका यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। फिर आप देखिए कि 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इनका बाइफर्केशन आपको देखने के लिए मिलता है। शेड्यूल ट्राइब का जो नेशनल कमीशन है उसको अलग से क्रिएट किया गया।
स्टूडेंट्स इसके बाद में आप देखिए कि 102 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो एक कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है हमने। संताल के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं, संताल रिवोल्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो दो लीडर्स हुआ करते थे उनको किस नाम से जाना करते हैं, सीडो एंड कानू नाम के दो लीडर हुआ करते थे। संताल जो यहाँ पे रिवोल्ट है जो कि आपको बिफोर द 1857 का जो रिवोल्ट है उससे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर जो ब्रिटिश अथॉरिटीज हैं उनको आप देखिए कि कुछ समय लॉस भी होता है इस संताल का जो रिवोल्ट है उसके अंदर, राजमहल के हिल्स के एरिया के अंदर में। पर आप देखिए कि वही यहाँ पे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उसका जो मोरल बूस्ट के रिगार्डिंग में भी आपको एक रोल देखने के लिए मिलता है कि ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को डिफीट है वो किया जा सकता है। ब्रिटिश यहाँ पे कोई भी जो सुपर जो रेशियल जो कंडीशन है वो नहीं है कि उनको डिफीट नहीं किया जा सकता। तो आप देखिए कि कुछ कुछ एरियाज़ के अंदर में जब ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को डिफीट हुआ तो उसके द्वारा भी एक रोल प्ले किया गया 1857 का जो रिवोल्ट है उसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडियन रेलवे के रिगार्डिंग में, आप देखिए कि एक रिसेंटली एक एक्सीडेंट है वो सामने आया था चेन्नई के नियर बाई एरियाज़ के अंदर में। तो यहाँ पे डिस्कस यही किया गया है कि इंडियन जो ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, इंडियन रेलवे जो ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है कवच है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा सभी कुछ एरियाज़ के अंदर में। क्योंकि आप देखिए कि प्रेजेंट समय में जो हमारा मैनुअल लेवल के ऊपर जो वर्किंग हुआ करता है रेलवे के अंदर में, तो उसके अंदर में आप देखिए कि 12 आवर्स का शिफ्ट हुआ करता है। उनका जो वर्किंग कंडीशंस है वो आपको अनहाइजीनिक देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि प्रॉपर उनके पास में रेस्टिंग का समय नहीं है। मैन पावर का जो टू मच मैन पावर है उसका डिमांड है यहाँ पे रेलवे के अंदर में। तो कवच सिस्टम जो ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो ब्रेक सिस्टम है, ऑटोमेटिकली जो सिग्नलिंग सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे कि यहाँ पे किसी भी तरीके का जो इस तरीके के जो एक्सीडेंट्स हैं उनको बचाया जा सके। तो उसी के बारे में डिस्कशन किया गया है। 2% जो फंड का जो अलोकेशन है उसके यूटिलाइजेशन के बारे में डिस्कस है। कवच सिस्टम के बारे में यहाँ पे बताया गया। क्वेड का जो मीटिंग है वो कहाँ पे कंडक्ट हुआ, आप देखिए कि यूएसए के वहाँ पे हुआ था। क्वेड के मीटिंग के वहाँ पे स्टूडेंट्स वहाँ पे आप देखिए कि एक डिक्लेरेशन है विलमिंगटन नाम का जो डिक्लेरेशन है उसको अडॉप्ट किया गया। और उसके अंदर में किसी भी कंट्री के बारे में नहीं मेंशन है, बट आप देखिए कि जो मैरी टाइम का एरिया है वहाँ पे जो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में जो मैरी टाइम एरिया है उसको सेफ एंड सिक्योर करना है, ओपन एंड इंक्लूसिव उसको डेवलप करना है, यही बेसिकली यहाँ पे बताया गया। इंडिया एंड चाइना के बारे में डिस्कशन है। आप देखिए कि इंडिया और चाइना का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है एलएसी के एरिया के अंदर डिसंगेजमेंट है वो कंटिन्यूस आपको देखने के लिए मिलेगा, बट कंप्लीटली जो सक्सेस है उसको अभी अचीव नहीं किया गया है। 2020 के समय जो गलवान वैली का जो क्लैश है उसी के बाद से आप देखिए कि डिसंगेजमेंट कंटिन्यूस डिस्कशन के अंदर में है, बट अभी उसको अचीव है वो नहीं किया गया। तो इंडिया को किस तरीके से एक बैलेंस व्यू को अप्रोच करना है जिससे कि यहाँ पे क्वेड के जो कंट्रीज हैं उनके साथ में भी अपना डिस्कशन कैरी आउट किया जा सके, चाइना के साथ में भी जो डिसंगेजमेंट है जो यहाँ पे हमारे जो डिफरेंट एरियाज हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के एरिया के अंदर में जहाँ पे इनको डिसंगेज को कैरी आउट किया जा सके। तो इंडिया के एक बैलेंस पर्सपेक्टिव के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है, उसी के बारे में कम्प्लीटली बताया गया। एग्जाम में आप देखिए कि इस तरीके के क्वेश्चंस वो नहीं पूछे जा सकते हैं। एग्जाम के अंदर में आपका जो जीएस पेपर सेकंड है उसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इंडिया का पर्सपेक्टिव्स, और ये जो टॉपिक कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में है तो आपको जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एक बार आप इसको रीड कर लेना। आपको अगर आपको यूटिलाइजेशन इसका लगे तो कुछ पॉइंट्स को आप यहाँ पे अपने नोट्स के अंदर में ऐड करना स्टूडेंट्स आईआर के पर्सपेक्टिव से। बट आप देखिए कि इंडिया को किस तरीके से यहाँ पे बैलेंस अप्रोच को कैरी करना चाहिए उसी के बारे में डिस्कशन था। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे जो अर्बन एरियाज हैं उसके अंदर जो एलाइट ग्रुप हैं जो यहाँ पे पावरफुल पर्सनस हैं उनको एक क्रिटिकल मैसेज है वो डिलीवर किया गया है। स्टूडेंट्स आप देखिए कि 2024 का जो समर का जो समय है हमारे यहाँ पे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर 50 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया। इसके अलावा आप देखिए कि हमारे जो हीट वेव का जो कंडीशन डेवलप हुआ 200 के आसपास, हीट वेव का जो कंडीशन है उसके अंदर 200 के आसपास जो पर्सनस हैं उनका भी आप देखिए कि जो डेथ है वो देखने के लिए मिला है। अर्बन हीट आइलैंड का जो इफेक्ट है वो देखने के लिए मिला, कार्बन का जो एमिशन है, ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ हैं। इसके अलावा आप देखिए कि हमारे अर्बन एरियाज़ के अंदर में काफ़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको देखने के लिए मिलती हैं जिसके अंदर गिलास है उसको यूज़ किया जाता है। अर्बन हीट आइलैंड जो वर्ड है ये आपको पता होना चाहिए। तो गिलासेस को यूज़ किया जाता है अर्बन एरियाज़ का जो बिल्डिंग है, जो आप देखिए कि
ब्यूटीफुल आपको लगती हैं, बट अगर हम बात करें कार्बन एमिशन के रिगार्डिंग में, तो उनका जो डिजाइन है उसी का एक यहाँ पे आप देखिए कि रोल देखने के लिए मिलता है। डिजाइन के द्वारा यहाँ पे अर्बन जो डिजाइन है उसके द्वारा यहाँ पे आप देखिए कि अर्बन जो हीट आइलैंड है उसको एग्जैजरेट किया गया है। ग्लासेस का बिल्डिंग यहाँ पे लैक ऑफ ग्रीन कवर होना, तो उन सभी के बारे में डिस्कस करते हुए यही बताया गया कि जो एलाइट ग्रुप है उसका न्यू टेक्नोलॉजी अडोप्शन के रिगार्डिंग में एक रोल आपको देखने के लिए मिलता है। जो ग्रीन कवर है उसको इंश्योर किया जाए। मियावाकी जो कॉन्सेप्ट है जो जापानीज एक्टिविस्ट के द्वारा दिया गया था, मियावाकी का जो कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने का जरूरत है, जिससे कि अर्बन एरियाज के अंदर हर एक स्ट्रीट के अंदर में जो यहाँ पे जो ट्री हैं उनको प्लांट किया जाए, ट्री वहाँ पे लगाए जाएं, जिससे कि आप देखिए कि इंश्योर किया जा सके कि यहाँ पे जो हमारा कार्बन का जो एमिशन है उसको प्रॉपर वे में कैप्चर किया जाएगा, उसके द्वारा टैकल किया जाएगा। तो अर्बन एलाइट्स को जो क्रिटिकल मैसेज है वो यहाँ पे डिलीवर किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में है। स्टूडेंट्स 2005 के समय जो MKSS नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, मजदूर किसान शक्ति संगठन, उसके हार्डवर्क के बारे में निखिल डे हैं। आप देखिए कि वहाँ पे अरुणा रॉय हैं जो इम्पोर्टेंट एक्टिविस्ट है इंडिया के अंदर में, जो यहाँ पे लेबर पर्सनस के रिगार्डिंग में उनका वर्क आपको देखने के लिए मिलता है। तो उन्हीं के एक्टिविज्म के रिगार्डिंग में जो RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, वो इम्प्लीमेंट के अंदर में आता है। 20 ईयर्स इस एक्ट के कंप्लीट हुए हैं। 20 ईयर्स के राउंड का जो समय कंप्लीट हुआ है, कैसे ये जो एक्ट है उसका इंपॉर्टेंस है प्रेजेंट समय में हर एक सिटीजन को एम्पावर करने के रिगार्डिंग में इम्पोर्टेंट है। करप्शन को जो एक्सप्लोर करना हो, करप्शन के रिगार्डिंग में एक्सपोज करना हो किसी भी एक्टिविस्ट के द्वारा, वो भी यहाँ पे कैरी आउट किया जा सकता है। किस तरीके से जो टारगेट डिलीवरी है, जो यहाँ पे सब्सिडीज है उसको डिलीवर करना है, उसके अंदर में जो अकाउंटेबिलिटी है उसको इंश्योर करने के रिगार्डिंग में, उसको चेक करने के पर्सपेक्टिव से RTI एक्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए कि प्रेजेंट समय में इसका जो वैकेंसी है, जो इंफॉर्मेशन जो कमिश्नर्स हैं उनकी वैकेंसी के अंदर आपको डिले देखने के लिए मिलेगा, स्टेट्स के अंदर भी। और आप देखिए कि सेंटर के यहाँ पे भी वैकेंसीज का जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट है उसके अंदर डिले है। प्रॉपर वे में उनका जो अपॉइंटमेंट है वो नहीं हुआ करता है। जिनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा वो भी आप देखिए कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के द्वारा पॉलिटिकल जो एंजॉयमेंट है उसी को कैरी किया जाता है आफ्टर द रिटायरमेंट के बाद में। और यहाँ पे डिस्कस यही किया गया है कि 2019 का क्या पहले तो अपॉइंटमेंट के अंदर डिले है, फिर अपॉइंटमेंट किया गया तो उसके अंदर भी आप देखिए कि बताया जाता है कि जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है उन्हीं को दिया जाता है, जो पॉलिटिकल पार्टी है उससे रिलेटेड है उन्हीं के साथ समाहू अफेक्टेड हैं। तो आप देखिए कि जब उनको दिया जाएगा तो वो रिटायरमेंट को एक एंजॉयमेंट पीरियड के रूप से उसको कैरी करते हैं। थर्ड यहाँ पे बताया गया है कि 2019 का जो अमेंडमेंट एक्ट है जिसके थ्रू यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो कमिश्नर्स हैं उनका जो फंड है, जो यहाँ पे CIC है, उसका जो फंडिंग का जो प्रोसेस हो कम्प्लीटली गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया कि अमेंडमेंट एक्ट है। यहाँ पे आप देखिए कि डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है 2023 का, जिसके थ्रू पर्सनल डाटा के रिगार्डिंग में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्ट है, सिटीजन को एम्पावर करने के रिगार्डिंग में, गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना, गवर्नमेंट के वर्किंग प्रोसेस को यहाँ पे ट्रांसपेरेंट वे के अंदर इंफॉर्मेशन को गेन करना। तो उन सभी के रिगार्डिंग में जो रेस्ट्रिक्शंस है उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया कि कैसे समय के साथ में जो RTI एक्ट है उसका यहाँ पे जो लिमिटेशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो लिमिटेशन इस एक्ट का जो सेक्शन 8 है उसके अंदर भी बताया गया था कि कुछ एजेंसी हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी, जैसे कंट्री का सोवरेनिटी इंटीग्रिटी का एरिया हो, हमारे जो नाइबर कंट्रीज हैं उनके साथ में फ्रेंडली रिलेशन हो, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, केरल का जो वायनाड है, जो कि आप देखिए कि लैंडस्लाइड वहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था जुलाई के मंथ के समय में। तो स्टूडेंट्स वायनाड के वहाँ पे हमारा जो मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उनके द्वारा एक्स बैंड का जो रडार है उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया वायनाड के। वहाँ पे एक्स बैंड रडार के द्वारा क्या किया जाएगा, किसी भी जो यहाँ पे जो कन्वेक्शनल रेन है उसके थ्रू आप देखिए कि लैंड का जो मूवमेंट है यहाँ पे अगर ऑब्जर्व किया गया तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा। रेडियो डिटेक्शन जो रेंजिंग है उसके ऊपर ये वर्क किया करता है एक्स बैंड जो रडार है। ये आपको देखने के लिए मिलता है कि जो डॉपलर इफेक्ट है उसका भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंस है इन रडार्स की रिगार्डिंग में। 1950s के समय हमारा जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा आप देखिए कि 1950s के समय जो रडार्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया गया था। समय समय पे आपको अलग अलग एरियाज के अंदर में अलग अलग सेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट है
किसी भी आप देखिए कि टेरेन के पर्सपेक्टिव से उसको भी ऑब्जर्व किया जाता है यहाँ पे रडार्स के थ्रू में। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज़ के कन्फ्लिक्ट के बारे में है, सिंबल के रिगार्डिंग में अगर कोई कन्फ्लिक्ट है, आप देखिए कि हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा सभी इस तरीके के जो केसेज हैं उनको डील किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्टूडेंट्स आपको देखने के लिए मिलता है सिंबल का जो लोकेशन है 1968 का जो एक्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, सिंबल अलोकेशन के बारे में आप देखिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का जो डिस्प्यूट है उसको भी यहाँ पे रिजोल्व किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ही द्वारा। सिंबल का जो सिस्टम है वो क्यों यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आप देखिए कि सिंबल का जो कॉन्सेप्ट है वो इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि हाईली हमारा जो पब्लिक है वो पॉलिटिकली एम्पावर नहीं है, पॉलिटिकली उनको अवेयरनेस नहीं है। काफ़ी बार सिंबल के पर्सपेक्टिव से ही उनके द्वारा वोटिंग है उसको कैरी आउट किया जाता है। इस वजह से आपको काफ़ी बार पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो सिंबल की वजह से जो आप देखिए कि आपको जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो बैटल्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे सिंबल कॉन्सेप्ट के ही बारे में, तो आप देखिए कि जो नेशनल पार्टी है जिनको नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया जाता है, 6 स्टेट्स के अंदर में 6% वोट शेयर की सिक्योर किया गया हो, 4 स्टेट्स के अंदर में लोकसभा की सीट सिक्योर की गई हो, मिनिमम 2% सीट्स उनके द्वारा जीती गई हों, और या 4 स्टेट्स के अंदर में आप देखिए कि उनके द्वारा जो स्टेट पार्टी को रिकॉग्नाइज किया गया हो, उन पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस हुआ करता है। तो स्टेट पार्टी एंड जो नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी है उनका जो सिंबल है वो आपको रिजर्व देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा आप देखिए कि वहाँ पे जो आरओ है, जो रिटर्निंग ऑफिसर है, उनके द्वारा जो सिंबल का लोकेशन किया जाता है। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक सादिक अली केस के बारे में भी पता होना चाहिए। आप देखिए कि सादिक अली वर्सेज ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का केस है 1971 के समय का, जिसके अंदर 3 टेस्ट फॉर्मूला है वो बताया गया है। आप देखिए कि सादिक अली वर्सेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का केस है 1971 के समय का। उसके अंदर बताया गया है यहाँ पे 3 टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर कि किस तरीके से जो सिंबल है, किस तरीके से जो सिंबल है वो यहाँ पे अलोकेट करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे जो साइबर सिक्योरिटी है उसके बारे में है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में अगर हम डिस्कस करें, यूएस के द्वारा चाइनीज जो मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उसके रिगार्डिंग में कुछ कंसर्न्स को रेज किया गया कि कैसे वहाँ पे काफ़ी सारे जो डाटाज हैं उसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को रिसीव किया जाता है। वो आप देखिए कि किसी भी पर्सन का जो प्राइवेसी है उसको ये वायलेट करता है। स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें, आप देखिए कि रिसेंट समय में जो इजराइल के वहाँ लेबनान के वहाँ पे पेजर्स के अंदर जो ब्लास्ट देखने के लिए मिला था, तो उसके बाद में कंटिन्यूअस इस तरीके के जो कंसर्न्स हैं कि कहीं पे भी साइबर सिक्योरिटी है उसके रिगार्डिंग में जो ब्रीच है वो हो सकता है, तो उसी के कंसर्न्स को यहाँ पे रेज किया गया। लद्दाख के वहाँ पे आप देखिए कि ऑरोरा का जो बेसिकली है उसको ऑब्जर्व किया गया है। जो डार्क स्काई रिजर्व सिचुएटेड है हमारा चांगथांग का एरिया है, हेनले का जो एरिया है वहाँ पे। स्टूडेंट्स ऑरोरा बेसिकली क्या है, आर्कटिक जो सर्किल का एरिया है जो वहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट की जो कंट्रीज है वहाँ पे आपको ये मेजरली ऑब्जर्व किया जाता है। इस तरीके से आप देखिए कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो लाइट्स हैं वो अपीयर होती हैं, रेडिश कलर का या ग्रीन कलर का आपको जो लाइट है वो देखने के लिए मिलता है, जिसको कि हम ऑरोरा फॉर्मेशन के नाम से जाना करते हैं, जो आर्कटिक रीजन्स के अंदर किया जाता है। हमारा जो डार्क स्काई रिजर्व है वहाँ पे इसको ऑब्जर्व किया गया। लद्दाख के अंदर में इस वेदर जो कॉन्सेप्ट है, ऑरोरा का जो कॉन्सेप्ट है उसे। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें डार्क स्काई रिजर्व जो कि लद्दाख के अंदर सिचुएटेड है, वहाँ पे आप देखिए कि कंप्लीटली विदाउट लाइट के बेसिस पे वहाँ पे कंटिन्यूस आप देखिए कि एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व किया जाता है। टेलीस्कोप भी आप देखिए कि वहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है। डार्क स्काई पार्क के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो कहाँ पे है स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र के वहाँ पे आपको डार्क स्काई पार्क है वो देखने के लिए मिलेगा। कौन सा पार्क है ये कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स घाना के रिगार्डिंग में है, आप देखिए कि गोल्ड का जो कुछ माइंस है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। पीपल्स का एक मूवमेंट भी देखने के लिए मिला था, इलीगल जो माइनिंग है उसके बारे में, गोल्ड का जो माइनिंग है उसके पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि घाना कहाँ पे सिचुएटेड है। घाना आपको वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सूडान के बारे में है, सूडान के बारे में आप देखें कि कंटिन्यूस कन्फ्लिक्ट है वहाँ पे। आप देखिए कि यहाँ पे बेलारूस के जो पर्सन है उनके द्वारा न्यूक्लियर जो रशियन न्यूक्लियर जो यहाँ पे डेवलपमेंट था उसके बारे में कुछ बताया गया है। बेलारूस के द्वारा भी एरिया शेयर किया जाता है, यूक्रेन के साथ में रसिया के साथ भी एरिया शेयर किया जाता है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जो नॉर्दर्न कोरिया है उसके आप देखिए कि जो पॉलिटिकल लीडर का जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके द्वारा कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। सदर्न कोरिया को कि अगर उनके ड्रोन्स यहाँ पे कंटिन्यूस वायलेट किए एरिया को, तो आप देखिए कि इनके द्वारा अटैक भी किया जा सकता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बांग्लादेश के, वहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है उनके बारे में डिस्कस किया, ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। यूएस के द्वारा जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको डिप्लॉय किया गया है इजराइल के एरिया के अंदर में। तो ये कंटिन्यूस वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से कुछ डेवलपमेंट है जिसको हमने डिस्कस किया। और जब भी आप देखिए कि गोल्ड के बारे में डिस्कस किया जाता है तो इंडिया गोल्ड का वन ऑफ द आपको कंज्यूमर है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए गोल्ड हमारे यहाँ पे ऑर्नामेंट्स उसके रिगार्डिंग में भी यूज किया जाता है। गवर्नमेंट के द्वारा भी गोल्ड के रिगार्डिंग में गोल्ड बॉन्ड स्कीम है उसको लाया गया था, जिससे कि किसी भी घर के अंदर जो आप देखिए कि जो आइडल यहाँ पे जो गोल्ड हुआ करता है, जो किसी भी यूटिलाइजेशन की रिगार्डिंग में नहीं है, उसको घरों से बाहर निकाला जाए, उसका बॉन्ड बनाया जाए और उसको यूटिलाइज किया जा सके गवर्नमेंट के द्वारा। गोल्ड इंडिया के अंदर में कहाँ पे हुआ करता है, कोलार का जो एरिया है, कोलार गोल्ड फील्ड माइंस है, जिसको कि हम केजीएफ के नाम से भी जाना करते हैं। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर जरूर से कीजिए स्टूडेंट, जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। थैंक यू वेरी मच।